वर्क प्लेस स्किल्स, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का नाम है। अब देखो यार, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी वर्क प्लेस पर काम आएगी। मतलब हम यहाँ पर फ्यूचर में कहीं जॉब करेंगे या फिर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे या फिर खुद आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो उस एनवायरनमेंट में कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए इस यूनिट में। लेकिन यार यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस जो दिया गया है वो स्ट्रेस पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर हम स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। वर्क प्लेस पर जो स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है, कैसे मैनेज करता है, और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में होंगे और उसको इजीली डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसका सिलेबस को देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें स्ट्रेस क्या होता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे रेजिलियंस के बारे में। मतलब वहाँ पर हम काफ़ी सारे प्रेशर में हैं और उन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, इस चीज़ के बारे में भी देखने वाले हैं। अब सबसे पहला आप देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। अब देखो यार, इसको भी क्या बताने की ज़रूरत, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है। भाई छोटा बच्चा हो, अपना 10 साल का बच्चा हो, अपना नहीं मतलब बता रहा हूँ, 10 साल का बच्चा हो या फिर टीनेजर हो या फिर एक अडल्ट हो या फिर यहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन हो, स्ट्रेस सबको होता है। लेकिन यार इसको मैनेज करना आना चाहिए। और यहाँ पर हम स्ट्रेस जो देखने वाले हैं वो देखने वाले वर्क प्लेस में किस तरह का स्ट्रेस रहता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब स्ट्रेस की यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही होगी, तो यहाँ पर स्ट्रेस की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती है और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी तरफ से और अलग से पढ़ाई करने की कोशिश करा करो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी और प्यारी सी डेफिनेशन लिख रखी है कि स्ट्रेस जो है वो एक मेंटल सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, एक बंदा जो है वो प्रेशर फील करता है किसी काम को करने के लिए। तो ये हमारी कुछ सिंपल सी स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रेस है, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस में रहेंगे तो भाई हो जाएगी हालत ख़राब। तो इस खतरनाक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर 4A का यूज़ करना पड़ेगा। 4A's मतलब यहाँ पर एक 4 मेथड दे रखे हैं, जो कि स्टार्टिंग जो होती है वो A से शुरू होती है, इसलिए 4A's बोल रखा है हमने। वो है अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेस और अडेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवॉइड। अब देखो स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड कर दें तो भाई स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रिकॉशंस ही देख रहे हैं कि जिनको यूज़ करके हम स्ट्रेस को होने से बचा सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप अवॉइड कर सकते हो कुछ ऐसी चीज़ों को या फिर कुछ ऐसे लोगों को या फिर ऐसे काम को जिससे आपको स्ट्रेस होता है। अब जैसे कि है पहला कि भाई टेक कंट्रोल। मतलब यार कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करो, और जो चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है तो उन चीज़ों को कंट्रोल करके देखो, या फिर कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती है और उसको हम यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रेस से बच सकते हैं। अब जैसे कोई रोड है, तो अगर आप उससे ऑफिस जाते हो तो हो सकता है उस पर काफ़ी ट्रैफिक हो, तो उस रोड को मत लो, आप कोई छोटी रोड से चले जाओ, एटलीस्ट आपको वहाँ पर ट्रैफिक तो कम मिलेगा। मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होगी जिससे हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि कुछ ऐसे लोगों से बचो जो आपको स्ट्रेस देते हैं। अब देखो यार, आपके साथ में कुछ ऐसे कलीग्स वगैरह होंगे जो आपको काम देते रहते होंगे या फिर आपको परेशान करते रहते होंगे, बेफालतू में आपको स्ट्रेस देते रहते होंगे, तो उन लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दो जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि आप ना कहने की आदत डाल दो, जो कि यार मुझसे भी नहीं होता। मतलब अगर कोई मुझसे काम बोलता है और मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ अपने काम को लेकर, फिर भी बोल देता हूँ चलो बताओ भाई क्या काम है। लेकिन यार हमें नो बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, वरना यहाँ पर अपनी हालत ख़राब होती जा रही है और आप दूसरों का काम करने पर लगे पड़े हो। तो से नो कहने की आदत डाल लो, क्योंकि हो सकता है आपको ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर हो, काफ़ी सारा काम हो, लेकिन आप दूसरे के लिए आपको कोई दूसरा काम दे रहा है और उसके लिए आप यस बोल रहे हो और उसका फिर काम लेके आपका और स्ट्रेस बढ़ गया, तो नो कहने की आदत डाल दो। और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है अवॉइड करने के लिए, जैसे कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब क्या क्या आपको काम करना है वो बनाओ, उसको फॉलो करो और उसमें भी ना प्रायोरिटाइज कर दो। जो काम ज़्यादा पहले होना है आपका, जो ज़रूरी है उसको रख दो और फालतू के काम को हटा दो, जो आप जिसकी वजह से आपका काम भी कम हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा और स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो है ऑल्टर। मतलब कुछ आप ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हो या फिर जो काम आप कर रहे थे उसको अलग तरीके से करके देख सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। अब जैसे कि
कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे मैंने ऊपर बताया था स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए पहले कुछ चीज़ें अवॉइड कर दो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है उनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और स्ट्रेस भी रिड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे हमने बताया था कुछ लोग आपको स्ट्रेस देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, हमने बोला था उसको अवॉइड कर दो, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हो तो उनको क्लियरली बोल दो कि यार अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज कर लो, इससे मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। और आप ओपनली टॉक करो, जैसे कि किसी बंदे ने गलती करी है तो बोलो कि भाई ये गलती तुमने करी है, मैंने करी है, तो अपने आप लो, मतलब ओपनली टॉक रखो ताकि ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट ना हो और स्ट्रेस रिड्यूस हो पाए। और अगली चीज़ जो है वो है अपने टाइम को मैनेज करो। कुछ सिमिलर वर्क्स जो है उनको एक साथ रख लो और उनको एक साथ कर लो। अब हो सकता है काफ़ी सारे काम आप एक साथ भी कर सकते हो, एक टाइम अगर कोई काम करो दूसरा काम भी उसी टाइम पर कर लो, हो सकता है, मैं खुद ऐसे काफ़ी सारे काम करता हूँ। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज करके भी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ये हमने अलग तरीके से हमने काम को कर लिया और एक साथ उसको काम को कर लिया है। और इसी तरह आप जो है टाइम को एक तरह से और बचा सकते हो, जैसे कि आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हो या फिर सुनने वाले हो, तो उसको पहले बता दो, देखो यार मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। काफ़ी पोलाइटली आप बोल सकते हो और उसको आप सुन रहे हो तो आप 5 मिनट उसको दे दो, आप बता रहे हो तो उसको ऑलरेडी बता दो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और बाद में फालतू की कन्वर्सेशन भी नहीं होगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। अगली चीज़ जो है वो है एक्सेस, मतलब यार अब जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करो और अब उसको आगे देखो क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो है जो भी स्ट्रेस आपके पास अब उसको एक्सेप्ट कर लो, देखो भाई अब हो चुका है, अब हमारे पास है स्ट्रेस, तो अब इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरों के साथ बात कर सकते हो, अपने जो भी आपके साथ घटना घटी है उसको शेयर कर सकते हो, जो भी आपके करीबी है लोग उनसे आप शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, और हो सकता है वो आपको कुछ आगे हेल्प कर दे या फिर आपको कुछ थोड़ा मतलब अच्छा फील भी होगा, आप लाइट फील करोगे और आपको हो सकता है कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह भी उसकी तरफ से मिल जाए। और अगली चीज़ जो है वो है दूसरों को फॉरगिव करना, दूसरों को माफ़ करना। अब देखो यार अब जो हुआ जो भी हो गया भाई, मुझे नहीं पता क्या हो गया, लेकिन फिर भी जो हो गया अब उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी जो है आपके माइंड और बॉडी से वो रिलीज़ हो जाती है। और उसके बाद जो है आप पॉजिटिव यहाँ पर सेल्फ टॉक कर सकते हो, खुद से अपनी पॉजिटिव बातें कर सकते हो, जैसे मिरर में आप टॉक कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं ये अब करूँगा और इस बार मैं बेटर करूँगा। इस तरह की पॉजिटिव टॉक आप खुद के साथ कर सकते हो। और जो भी हो चुका है स्ट्रेस की वजह से अब उसको एक्सेप्ट करो और उससे आप लर्न करो, जो भी आपने मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, अब देखो यार वो किस वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, अब अपनी मिस्टेक से सीखो और उससे लर्न करो कि ताकि आप आगे वो मिस्टेक ना कर पाओ। और अगली चीज़ जो है वो है अडेप्ट, मतलब यार अब जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसमें अब अडेप्ट हो जाओ। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने मान लो यार कुछ टारगेट सेट कर रखे थे कुछ बड़े बड़े और वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पाया है, तो यार उसको थोड़ा कम कर दो ना। अब जैसा आप सोच रहे हो कि मैं डेली 2 यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट कर दूंगा किसी सब्जेक्ट के, मान लो मैथ्स है या फिर कोई और सा सब्जेक्ट है कि 2 यूनिट डेली कर लूँगा, लेकिन आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो नहीं हो पाता और उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसको कम कर दो, उसको 1 यूनिट डेली कर दो कि मैं डेली 1 यूनिट करूँगा। उसकी वजह से स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो जाएगा, भले से आगे आपको कुछ भी हो जाए लेकिन एटलीस्ट आपका स्ट्रेस तो रिड्यूस होने ही वाला है। तो अपने स्टैंडर्ड को जो है वो एडजस्ट कर लो, उसी के हिसाब से अडेप्ट कर लो। और अगली चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस स्टॉपिंग बैड थॉट्स। जो भी आपके दिमाग में निगेटिव बातें आती है उसको सोचना बंद करो, और उसको अगर आपने निगेटिव अगर आप पहले से सोचने लगे हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है निगेटिव, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। और अगर आप इसको सोचना बंद कर दोगे तो स्ट्रेस आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद है पॉजिटिव मंत्र बोलने की, मतलब जैसे कि काफ़ी सारे सेंटेंस होते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू बेटर, इस तरह की पॉजिटिव बातें बोला करो। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, आप ना एक लिस्ट बना लो जिसमें अपनी आपकी लाइफ के जो जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है, जो अच्छे आपके साथ चीज़ें हुई है, जो भी अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स है, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ ना, वो पूरी लिस्ट बना लो। और जब भी आपको स्ट्रेस लगता है तो उन चीज़ों को देखो, जैसे आपकी काफ़ी सारी वीडियोस होगी, फ़ोटोज़ होंगे, जब आप कहीं
कुछ अच्छा टाइम बिताया होगा आपने, तो उनको देखो और स्ट्रेस को रिड्यूस करो। और जो अगली चीज़ है वो है कि आप बड़ी पिक्चर देखो। बड़ी पिक्चर का मतलब है कि यहाँ पर कोई वेब सीरीज़ मत देखो या फिर कोई बड़े सिनेमा हॉल में बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि देखो यार जो भी आपके साथ हो गया, जिस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है आपको, वो देखो उससे आपकी लाइफ पर कितने टाइम तक इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लो यार आप चाय पी रहे हो और आपका चाय का कप गिर के टूट गया, अब आपको स्ट्रेस हो गया कि यार अब ये टूट गया, इसको साफ़ करना पड़ेगा। थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रेस, अब इसके अगर आप देखें क्या आपका 1 घंटे बाद वो स्ट्रेस रहेगा या फिर 1 साल बाद तक रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो वो थोड़ी सी देर के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रेस है, तो उसको ना दूर से देखो कि इससे मेरी लाइफ पर कितने टाइम तक इफेक्ट पड़ेगा। अगर कुछ टाइम के लिए इफेक्ट है, चाहे वो 1 साल हो या फिर 5 साल हो, तो यार छोड़, आपकी पूरी लाइफ को तो इफेक्ट नहीं कर रहा ना। अगर वो कर रहा है तो फिर उसके बारे में सोचना ज़रूरी है और स्ट्रेस लो यार, लेना चाहिए फिर तो। अब देखते हैं रेजिलियंस और वर्क प्लेस स्किल्स के बारे में। तो रेजिलियंस क्या होता है बेसिकली, ये तो इसमें क्या होता है आपके रेजिलियंस, तो कोई भी अपनी लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वगैरह से बाहर निकलना, उसको टैकल करना होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वर्क प्लेस में जो भी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स वगैरह आपको फेस करने को मिल रही है, चाहे वो स्ट्रेस हो रहा हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे टैकल करना है और किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है कि ये 4 टाइप के रेजिलियंस हो सकते हैं। जैसे कि फिजिकली आपको कोई कैपेसिटी होती है जिससे जो भी हमारी फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली बॉडी से रिलेटेड हमारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजेस हो रहे हैं, उससे कैसे टैकल करना है। और ये है मेंटल प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है, सोशल प्रॉब्लम से कैसे टैकल वगैरह करना है। तो ये एक्स्ट्रा लिख रखा है। अगर ये MCQs वालों आप मत बोलना, ये दूसरे वालों के लिए। अगर इसके बाद कोई देख रहा है कि 2 मार्क्स या 10 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम वाले, तो वो इस चीज़ को इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। और ये MCQs में पूछा जाए तो आप इसको लिख भी सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको नोट्स की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर रखी है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी ई-बुक भी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और भी कुछ आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नोट्स डाउनलोड करने हैं KKword.in पर भी जाकर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो AI हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स हो। यहाँ पर दिख नहीं रहा, वो ऐड हो जाएगा, मेरी ध्यान नहीं रही। तो यहाँ पर आप जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो नोट्स को, उसको क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है सॉफ्ट स्किल्स के नोट्स। जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एंटर करके उसको पासवर्ड को डाल सकते हो। जैसे कि यूनिट 3 के लिए ये पासवर्ड है, लेकिन यूनिट 4 के लिए कुछ और पासवर्ड होगा। जैसे ही आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पर पासवर्ड शो हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी, थिंकिंग और बिहेवियर जो है वो काफ़ी बड़ा लेवल का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है रेजिलियंस का। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आपके कोई भी वर्क प्लेस वगैरह पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कुछ चीज़ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको ना आप बड़े तरीके से देखो। मतलब अपनी थिंकिंग और बिहेवियर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो। मतलब सिर्फ आप एक ही तरह से सोच रहे हो, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, उसको ना अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके अल्टरनेटिव्स देखो, उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखो। आप सोच रहे हो कि यार ये काम इस तरह से होना है और इस तरह से हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि वो काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है और काफ़ी सारे तरीके से हो सकता है, तो उसको आप उन बाकी तरीके से कर सकते हो। तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखो कि किस किस तरह से चीज़ हो सकती है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकालो, उसको अंडरस्टैंड करो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो अपनी थिंकिंग में जो है और अपने बिहेवियर में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। और अगली चीज़ जो है वो है टॉलरेंस और सेल्फ बिलीफ। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है चीज़ों को ना सहन करना सीखो और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अब देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप किसी चीज़ पर एग्री ना हो रहे हो और दूसरे लोग कुछ और चीज़ बोल रहे हो, और मतलब किसी भी बात को लेकर आपके बीच में आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए लड़ाई मत करो, उसको एक्सेप्ट करो, जो बोल रहा है सामने वाला उसको भी एक्सेप्ट कर लो और टॉलरेट करने की
प्रैक्टिस करो। अब इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी पीसफुल रहेगा और शांति वाला रहेगा, सभी के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहेंगे। अब आप ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे झगड़ रहे हो, आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे हो तो आप उनसे लड़ाई वगैरह कर रहे हो। और खुद पर विश्वास भी रखो, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो उससे बेटर और कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि चाहे वो प्रॉब्लम हो, जैसे प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप बेटर तरीके से समझ सकते हो और उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकाल सकते हो बेटर वे से। तो खुद पर विश्वास रखो, जो भी हो रहा है उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व वगैरह कर सकते हो। अब इसके बाद आता है टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, एक टीम होती क्या है, मतलब ये टीम जो होती है वो काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो टीम की भी डेफिनेशन आ जाती है, या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो या फिर डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, तो आप टीम वगैरह लिख सकते हो। टीम की भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होती है, लेकिन उसका मीनिंग भाई यही होगा, उसकी कहने का मतलब भी यही होगा। तो कुछ यहाँ पर टीम वर्क की कुछ स्किल्स दे रखे हैं जो कि एक टीम के अंदर होनी चाहिए। सभी को ये स्किल्स आनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कुछ कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हो, तो ये यहाँ पर आपके पास कुछ स्किल्स वगैरह होनी चाहिए जो कि टीम वर्क में काफ़ी हेल्प करेगी। मतलब कि यहाँ पर वही है कि आपकी टीम जो है वो किसी काम को कर रही है तो वो हमारा टीम वर्क हो गया है। तो यहाँ पर कुछ टीम वर्क की स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो है अपनी टीम में आपस में इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका आइडियाज़ वगैरह, वो काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर कर पाओ। और दूसरी चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप जो है काम कर रहे हो, अब उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए ताकि कम टाइम पर ज़्यादा इफेक्टिव वर्क आपका निकल कर आ पाए। और अगली चीज़ जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि आपके पास होनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को उसको सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। और अगली चीज़ जो है वो है लिसनिंग। जो भी आपके टीम मेंबर्स है कुछ चीज़ बता रहे हैं तो उसको आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए, इफेक्टिव वे में सुनना आना चाहिए। और अगली चीज़ जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगली यूनिटी है, अगली यूनिट मतलब यूनिट नंबर 5 है, तो उसमें हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको वहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से पता चल जाएगा। कोलैबोरेट करना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। मतलब किस तरह से आप अपनी टीम को लीड वगैरह कर सकते हो, आप अपनी टीम को किस तरह से गाइडेंस दे सकते हो, इस तरह की कुछ स्किल्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर टीम जो होती है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे दिमाग एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दिमागों को आपस में आइडियाज़ शेयर करने आने चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से आप शेयर कर पाओ, तो वो आप कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के बिना आप यहाँ पर टीम वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। तो आपके टीम में जो है मेंबर्स जो है, जो सब लोग हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो इस तरह से कम्युनिकेट कर पाए ताकि वो अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से शेयर कर पाए, जिसकी वजह से एक अच्छी टीम बन सकती है आपकी, और सभी मेंबर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह और शेयर कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और अपने कॉमन गोल को एक दूसरे के थ्रू वो अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर मैंने चीज़ें दे रखी है, आप इनको रीड कर सकते हो। तो एक टीम वर्क में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब अगली चीज़ जो है वो है कंपैशन इन लीडरशिप। मतलब कि यार आपकी लीडरशिप में जुनून होना चाहिए, एक अपना अंदर से इंटेंशन होनी चाहिए, और सच में आपका कंसर्न होना चाहिए दूसरों के लिए। तो यहाँ पर ये कंपैशन जो है वो एक क्वालिटी होती है, एक पॉजिटिव इंटेंशन की, जो कि दूसरों के लिए होती है। तो लीडरशिप में आपके कंपैशन है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है टीम वर्क में। अब कंपैशन होना लीडरशिप में कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। जैसे कंपैशन जो है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। अगर आप सच में भाई ईमानदारी से लीडरशिप कर रहे हो और सभी काम कर रहे हो तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। और कंपैशन से क्या होता है कि जो इंसान है वो एक रेस्पॉन्सिबल हो जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। वो सिर्फ ड्यूटी निभाता नहीं है, मतलब सिर्फ ड्यूटी नाम के लिए पूरी नहीं करता, उसको सच में निभाता भी है। और कंपैशन होना जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो एक अच्छे रिलेशंस भी बिल्ड करता है। और यहाँ पे पीपल जो है, जो भी लोग हैं, वो आपस में इमोशनली भी कनेक्ट होता है अगर कंपैशन होता है तो। और अगर आप सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हो तो उसमें लोग आपस में इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है। किसी कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छे रिलेशंस होने के बाद यहाँ पर एक अच्छे इमोशंस भी एक दूसरे के बीच में होने लग जाते हैं अगर कंपैशन है तो। और कंपैशन होगा तो यार लोग भी नोटिस करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है, ये कुछ काम कर रहा है, और आप भी
दूसरों की नोटिस में आओगे। तो कंपैशन लीडरशिप में होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इसके बाद आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो यार, ये इस सब्जेक्ट में और सॉफ्ट स्किल फर्स्ट में भी आप भाई कितनी बार पढ़ चुके हो मुझे भी नहीं पता। तो यार ये फिर से चीज़ है, तो इसको यार आप काफ़ी बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पर वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रोल करता है, और एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी वाइटल होता है एक वर्क प्लेस पर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, आपके वर्क प्लेस पर जो है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, और आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर जो है वो काफ़ी एक एन्जॉयबल यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकल कर आती है। और यहाँ पर वर्क प्लेस पर जो कम्युनिकेशन होता है उसको मतलब क्या होता है, वो बेसिकली यही है कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक वर्क प्लेस कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पर एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो, कम्युनिकेशन वहाँ पर आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ये है कि आप जो है वो एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए। एक्टिव लिसनर मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी यूनिट में, और आप सॉफ्ट स्किल फर्स्ट में भी पढ़ चुके हो। इससे पहले मैं जो यूनिट डाल चुका हूँ, सभी यूनिट्स डाल रखे हैं, तो वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो एक्टिव लिसनर जो होता है वो आपको पता ही होगा, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आपकी जो है लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम, और आपकी कमांड भी अच्छी होनी चाहिए एक लैंग्वेज पर, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सभी शब्दों की आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आनी चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको एक लैंग्वेज पर, और साथ में सब्जेक्ट पर भी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ में एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो उसको एक प्रॉपर सिक्वेंस दो। अब कोई बात बता रहा हो, उसका कंक्लूजन पहले बता दिया, फिर बाद में उसके इंट्रोडक्शन बताने लगे, फिर बाद में उसकी जो मेन बात है उसको बाद में बता रहा हो। तो बिल्कुल सिक्वेंस में बात करो। कोई भी आपकी बात है उसका पहले इंट्रोडक्शन दो, वो हम क्यों बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में बात करोगे कम्युनिकेशन में, तो काफ़ी अच्छे से सामने वाले को समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन बेटर बन पाएगा। और यहाँ पर लॉजिकली आपको सब कुछ समझाना आना चाहिए, और एक आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जिस तरह भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से देनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफ़ी रिक्वायर होती है वर्क प्लेस पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन करते टाइम ऐसा नहीं है आप बात बोल रहे हो या फिर सुन रहे हो, यहाँ पर रेस्पेक्ट भी शो करनी आनी चाहिए, एक्टिवली लिसनिंग करनी चाहिए, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी ज़रूरी होती है। और यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको आस्क करने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो वहाँ पर भी आपको एटिकेट्स पता होनी चाहिए किस तरह से मेल लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि यार आप लिख रहे हो कि और क्या हाल है और इस तरह से आपने ईमेल लिख दिया, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ओपन माइंडेड होना चाहिए, और आपको फीडबैक देना भी आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स है जो कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग की। अब देखो लिसनिंग जो है वो ज़रूरी होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। अब कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, तो अगर आपने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको भी स्ट्रेस होगा, और जिसने आपको बात बताई है उसको भी स्ट्रेस होगा। तो अच्छे से सुनना और उसको समझना जो है वो एक कम्युनिकेशन में काफ़ी वाइटल होता है और काफ़ी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखोगे लिसनिंग प्रोसेस जो होती है इसमें 4 स्टेजेस होती है, जैसे कि है रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो ये पूरा 4 स्टेजेस है, इनसे कंप्लीट होकर इसका पूरा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, लिसनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखो अच्छी लिसनिंग स्किल्स होगी तो इससे आपका वर्क जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, और काफ़ी अच्छे से आपका वर्क हो पाएगा। और अगर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और सही से लिसनिंग नहीं करी तो शायद कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है आपके सामने। और इसके बाद आता है रेस्पॉन्डिंग। तो देखो यार आपने सुन लिया, अब आपका पूरा हक बनता है उसका रिप्लाई भी देना, रेस्पॉन्स देना। आप जब रेस्पॉन्स दोगे ना उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो पूरी ये हमारी लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और इसका जो रेस्पॉन्सिंग का जो यहाँ पर रेस्पॉन्डिंग का जो लिसनिंग में रोल है वो आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि आप कुछ रेस्पॉन्स देंगे, कुछ आपको काम बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जब आप उसका रिप्लाई देंगे, फीडबैक देंगे, एक तो वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी, और उसके बाद जो है अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। और एक चीज़ और बताऊँ तो यहाँ पर आपको कन्फर्म भी हो जाएगा जो आपने सुना है और जो आपने समझा क्या वो सही
सही सुना और सही समझा है। इससे भी उसको जब आप फीडबैक दोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने सही सुना है, सही समझा है। और यहाँ पर जो आप रेस्पॉन्स करोगे तो स्पीकर जो है वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, और इस तरह से ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पूरी हो जाती है। तो लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग का यहाँ पर सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा और आप समझ भी गए होंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है या फिर कोई सजेशंस वगैरह देना है तो आप पर्सनली मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, और यहाँ पर सर्च करके भी खोल सकते हो कुलभूषण कुंडलवाल और मुझको डीएम करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। अब इसके बाद आती है स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है एक अच्छे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर स्पीकिंग जो है वो एक यहाँ पर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का मीडियम है जिससे हम एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि लिसनर उसको सुन पाए और उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब स्पीकिंग स्किल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सही तरीके से शब्दों को ट्रांसफ़र कर पाओ, डिलीवर कर पाओ। यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स हमें ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, हमें जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसको समझा पाए, और यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन और इमोशन भी साथ में अच्छे होने चाहिए तब हम उसको, जब हम उसको बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्सप्रेशन और इमोशन से एक ही शब्द जो है वो डिफरेंट तरीके से समझा जा सकता है। तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि एक्सप्रेशन और इमोशंस जो है वो साथ में काफ़ी अच्छे हो पाए, और वर्ड्स का भी सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर पाए। अब देखो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स के लिए कुछ यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो है वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आप बात बोल रहे हो उसमें एक अच्छी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, आपके वर्क प्लेस पे जो भी काम है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज़ वगैरह है वो आपका काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आपका कोई कंसेप्ट आपने बनाया है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होगी, तो आपके कलीग्स, आपके सभी लोग वगैरह जो होंगे आपके साथ के, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी अच्छे से वो समझ पाएंगे और आगे वर्क जो है वो फर्दर आपका प्रोसीड हो पाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और माइंड कंट्रोलिंग की। अब देखो पॉजिटिव थिंकिंग का आपको पता होगा कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग का। अब पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप करोगे तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर जो है वर्क प्लेस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप हर चीज़ में निगेटिव चीज़ें देखोगे तो आप भाई काफ़ी परेशान रहोगे, स्ट्रेस रहोगे और बुरे और भी थॉट्स आएंगे। तो अगर जो भी काम चल रहा है उसमें पॉजिटिव चीज़ देखो और उससे देखो क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती है। तो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे सभी चीज़ में और पॉजिटिवली हर चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी काम में जो है हल्के में ले रहे हो और जो हकीकत है, जो रियलिटी है उसको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको देखो, उसको समझो, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर कुछ नेगेटिव उसमें दिख रहा है, अब देखो पॉजिटिव उसमें आगे क्या हो सकता है। तो इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच आपकी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर एक सिचुएशन में होनी चाहिए। अब आप जो है अपने माइंड को भी अगर कंट्रोल करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पर किसी भी चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। इससे क्या होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके वर्क प्लेस पर बनेगा। और माइंड कंट्रोलिंग के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, आगे हम इसके बारे में और देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से क्या क्या फ़ायदा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो यार आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो पाएगी, आप डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी रहेगी तो काफ़ी अच्छे डिसीजन भी ले सकते हो, और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो आप किसी भी पेन को टॉलरेट भी कर सकते हो। और पॉजिटिव थिंकिंग से आपके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स भी मेंटेन रहते हैं और बिल्ड भी होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हर टाइम रिड्यूस रहेगा, अदरवाइज यार इंक्रीज होगा, और आपकी एट द एंड आपकी हेल्थ पर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखा जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके सभी तरह से देखें तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपके हार्ट के लिए भी, आपके हेड के लिए भी। अब फ़ायदे देखते हैं माइंड कंट्रोलिंग के क्या क्या हो सकते हैं। माइंड कंट्रोलिंग के फ़ायदे आप खुद भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप डर से बच सकते हो, सेल्फ स्टीम बिल्ड कर सकते हो, आप बुरी आदतों से बच सकते हो क्योंकि आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो, अपने
माइंड को कंट्रोल करके आप अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हो और भी काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। अपने डिप्रेशन से लड़ सकते हो, आप अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल करके उसको नॉर्मल न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो और माइंड कंट्रोलिंग से आप फ्लेक्सिबल भी बन सकते हो और एट द एंड आपकी जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी कलर्स आ जाएंगे। मतलब आप माइंड कंट्रोल करना सीख गए तो आप अलग ही दिखोगे, भाई ये काफ़ी हैप्पी इंसान है और काफ़ी सब कुछ बढ़िया तरीके से कर लेता है। तो माइंड कंट्रोलिंग आपके पास आना चाहिए और इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स और यहाँ पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स और वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हो और काफ़ी सारी और भी वीडियोस और आपको मटेरियल मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल। तो यार चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना।